अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। कल है 3 मार्च और कल होने जा रहे हैं सेनेट के इंतखाबात और सियासी हलचल हम देख रहे हैं, सियासी पारा मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पीटीआई काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद है क्योंकि विफाक में एक बहुत बड़ा एक कांटे का मुकाबला होने जा रहा है जो कि है साबिक विफाकी वज़ीर और जो कि अभी भी विफाकी वज़ीर है हफीज़ शेख साहब, उनके दरमियान और यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार भी हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। इनके दरमियान होने जा रहा है कांटे का मुकाबला, जिसके वाले से हमने देखा काफ़ी सियासी जोड़ तोड़ भी हो रही है। लेकिन कल हमने देखा कि हुकूमती जमात कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी वेरी 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 पॉजिटिव, काफ़ी ज़रा पुरुम्मीद, काफ़ी ज़रा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि जिनके इत्तेहादी हैं वो हफीज़ शेख को वोट देंगे और हफीज़ शेख ज़रूर सेनेट की ये सीट स्कोर कर पाएंगे। ये तो सेनेट के इंतखाबात हैं, कल इस हवाले से बात भी कल होंगे इंतखाबात, आज भी बात करेंगे। कल तो ऑफ कोर्स बात करनी है। साथ में एक और मजे की चीज़ भी है, वो ये पहले हमने देखा धांधली के इल्ज़ाम आ रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम आ रहे थे, लेकिन ये इल्ज़ाम नहीं आ रहा था कि हमारे एमपीएस को अगवा कर लिया गया। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी हमारे तो 3 एमपीएस उन्होंने कर लिए अगवा, लेकिन बाद में हुआ ये कि उनमें से 2 की तो वीडियोज़ आ गई। उन्होंने कहा जी हम तो नाराज़ हैं। इस हवाले से बात करेंगे। साथ में आज के भाव ताव के वाले से हम बात करेंगे। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और अगर जो हम रेट लिस्ट आज बताएंगे उसमें आपको ये लगता हो कि नहीं जी आपके इलाके में चीज़ें ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, तो कोई मसला नहीं, हैशटैग बाखबर सवेरा से आप उसको ट्वीट भी कर सकते हैं, तो हम अपने शो में इसको शामिल भी कर लेंगे। बहुत सारी खबरें हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। सेनेट में तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से हफीज शेख की हिमायत का ऐलान। मुशीर खजाना का कहना है कि 3 मार्च को तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। सिंध में पीटीआई अरकान को अगवा करने के इल्जाम भी सामने आने लगे, 2 अरकान की वीडियो बयान भी सामने आ गए। मुल्क में बढ़ती महंगाई न रुक सकी। गुज़िश्ता माह चीजों की कीमतों में इजाफे की शरह बढ़कर 8.7% होगी। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का हर हफ्ते इस्लामाबाद में इजलास भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम साबित हो रहा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। सेनेट इलेक्शन करीब आते ही सिंध में जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हैरान कौन बात यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग को, जैसे शो के आगाज़ में बात की थी कि हॉर्स ट्रेडिंग और धांधली के इल्ज़ाम के बाद अब अरकान असेंबली को अगवा किए जाने का इल्ज़ाम भी सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली खुर्रमशेर जमान ने कल ये कहा कि पीटीआई के 3 अरकान असेंबली को गायब कर दिया गया है, उनके मोबाइल फ़ोन बंद आ रहे हैं। तीनों अरकान ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, दूसरी जमातों से उनको पेशकशें हो रही हैं। खुर्रमशेर जमान का ये भी कहना है कि सारा खेल सिंध हुकूमत की जानिब से खेला जा रहा है। कल क्या कहना था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रमशेर जमान का, आपको सुनवाते हैं। कल शाम से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान जो हैं उनको किडनैप कर लिया गया है। वो हमारे राब्ते के अंदर नहीं है। हम जब उनको फ़ोन कर रहे हैं तो उनके टेलीफोन बंद आ रहे हैं। पुलिस के अंदर भी हमने कंप्लेंट्स करा दी हैं और जब उनकी लोकेशन हमने चेक करी है तो जो आखिरी लोकेशन आ रही है वो खैबान शमशीर की लोकेशन आ रही है। एक की लोकेशन जो है वो फेज़ 5 की आई है और एक की लोकेशन जो है वो जमजमा के आसपास से आई है। अब खुर्रमशेर जमान साहब जिन 3 अरकान असेंबली के हवाले से बात कर रहे थे उनमें असलम अबड़ू, शहर आशर और करीम बख्श कबूल शामिल हैं। इनमें करीम बख्श कबूल और शहर के वीडियो बयान सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि वो सेनेट इलेक्शन में पीटीआई को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो पार्टी से नाराज़ हैं। क्या कहना था ये भी आपको सुना देते हैं। सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया, पैसे देकर वो टिकट खरीदा है। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा। मैं जिन लोगों से मुतमईन हूँ उनको वोट दूंगा। क्यों अगवा करेंगे हमें कोई? पार्टी से हम मायूस हैं। जो आपने जो नुमाइंदे दिए हैं सेनेट के लिए, हम इन लोगों को, इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। इल्ज़ामात का मैदान काफ़ी ज़्यादा गर्म है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी और 1-2 और वुज़रा ने पीटीआई के एमपी से रब्ता किया है। अब वो क्या कह रहे थे ये भी सुन लीजिए। पीपल्स पार्टी के 1-2 वुज़रा हमारे एमपीएस को टेलीफोन किए हैं। उन्होंने सईद गनी ने कुछ लोगों को टेलीफोन किए हैं
और हमारे एमपीएस को सलाम मैं पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम बिकाऊ माल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 30 के 30 एमपीएस इंक्लूडिंग शबीर कुरैशी जिनका अपना नाम लिया, ये सब इमरान खान के टाइगर्स हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो गंदा धंधा खेल रही है, गंदे चेहरों को, इनके मकरूह चेहरों को हम बेनकाब करेंगे और इत्तेहादी जीडीए एमक्यूएम पीटीआई हमारे इंशाल्लाह मतलूबा नताइज जमा सकते हैं। सिंध में वज़ीर आला कहता है हम 10 सीटें लेंगे। भाई कहाँ से लोगे? चोरी करोगे ना? बिलावल साहब कहते हैं 50% से ज्यादा लोग हमारे साथ मौजूद, हम लोग राब्ते में हैं। ये वो हैं जो बबांगे दोहल चोरी का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम पाकिस्तान और जीडीए ने अरकान के लिए कराची का निजी होटल बुक करा लिया है। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन अरकान सिंध असम्बली को एक साथ 3 मार्च को असम्बली लाया जाएगा। सेनेट इलेक्शन से पहले सिंध में सियासी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो पहले ही कह चुके हैं कि सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को सरप्राइज देंगे। अब ये सरप्राइज किस सूरत में होगा ये तो कल शाम तक ही पता चलेगा, क्योंकि कल होने जा रहे हैं सेनेट के इंतखाबात। और इसी वाले से मजीद बात करें, क्योंकि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि जैसे खुर्रम शेर जमान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी हमारे 3 अरकान असम्बली को अगवा कर लिया गया और उसके बाद 2 में से 2 की वीडियोज़ आई। उन्होंने बोला कि जी हम नाराज़ हैं अपनी पार्टी से। तो एग्जैक्टली सूरत हाल क्या ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अरबाब चाडियो हमारे साथ मौजूद है। अरबाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। अरबाब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पहले हम देखते हैं कल खुर्रम शेर जमान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं, मीडिया पे आके बात करते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी होते हैं कि भी 3 अरकान असम्बली को अगवा कर लिया गया। उसके बाद दोनों की क्लैरिफिकेशन की वीडियोस आ जाती है जिनके बारे में कहा गया था वो अगवा हुए हुए थे। क्या सीन है, ये हुआ क्या है? हाँ जी, सीन ये कि वो तीनों मंजर आम पर आ गए। आपने तीसरे का नाम नहीं लिया, असलम अब्दो, उसकी भी वीडियो आ गई है। जैसे ही खुर्रम शेर जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो है जोक तर जोक तीनों की वीडियो आ गई और तीनों ने कहा कि हमारा ज़मीर जाग गया है। क्या बात है वो सेनेट इलेक्शन के दौरान लोगों का ज़मीर जाग जाता है। मैं शफात अगर यहाँ पर है तो पंजाबी फिल्म का एक गाना है, उसका सिर्फ एक टुकड़ा सुनाता हूँ। मैं कली दिलदार हजार, इको नार ते 100 बीमार, मैं नहीं करना प्यार साहब जी, आई एम वेरी सॉरी। चलो तुसी मैनू दस दे, मैं तो पंजाबी हां पर तुसी चंगा गाना सुनाए। पठान है। मुझे ये बताएं शांडियो साहब, ये नहीं करना प्यार साहब जी, ये आई एम वेरी सॉरी। यानी तीनों का ज़मीर जाग गया है और अभी और आएंगे। खैर अभी तो ठहरो, रात तो अभी बाकी है, अभी तो रात बाकी है, कल सुबह बाकी है और दूसरे भी आएंगे जिनका ज़मीर जाग जाएगा और वो अपनी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक 8 ऐसे एमपीएस हैं अपोजिशन की जानिब से जिन्होंने दीगर जमातों यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डन किया है कि हम आपको वोट देंगे। 3 मंजर आम पर आ गए, बाकी 5 रह गए। हो सकता है कि वो कोई इस तरह का वोट कर जाए। देखो 3 ऑप्शन है उनके पास, घर से ना निकलो, घर से आओ तो वोट खराब करो या सरेआम हमें वोट दो। 3 ऑप्शन है, तीनों में पैसे मिल जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहती है, घर से निकलेंगी या वोट खराब करेंगी या फिर वोट हमें देंगी। तीनों ऑप्शन है, इजी पैसा मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा चाडियो साहब, इससे पहले जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला था कि हम सरप्राइज देंगे, उससे पहले तो आपने सरप्राइज कर दिया कि 8 ऐसे ऑपोजिशन के अरकान हैं सिंध असम्बली के जिनका ज़मीर जाग गया है या जागने वाला है। तो ये मुझे बताइए इन अरकान का ताल्लुक कौन कौन सी सियासी पार्टी से है? अपोजिशन से है, ज़्यादातर तहरीक इंसाफ से ही है। और जो नाम एक लिया था हलीम आदिल शेख ने, शबीर कुरैशी शायद, वो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा साथी साके उनके भाई हैं। वो नाराज़ थे, गोली मार से जीते हुए। हो सकता है वो नाराज़ फिर राज़ी भी हो जाए, क्योंकि ये होता है ना, नाराज़गी भी होती है, मोहब्बत भी होती है और मोहब्बत प्यार इलेक्शन में आ जाता है। हमने तो पहले ये देखा था यहाँ पर कि फैसला ज़मीर का, वोट बेनज़ीर का, लेकिन आजकल फैसला ज़मीर का, वोट किसी और का वाला मामला हो रहा है यहाँ पर। मेरा ये ख्याल है कि ये तीनों को फिर भी शाबाश है कि वो सरेआम आ गए, उन्होंने ये कह दिया है कि हम वोट नहीं देंगे। बाकी 5 को भी सामने आना चाहिए। देखते कि ये ज़मीर वाले ऑपोजिशन अरकान में शामिल हैं या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे अरकान सिंध असम्बली है जिनका ज़मीर हो सकता है आज जाग जाए। बहुत शुक्रिया जी अरबाब चाडियो, आपका मैं तफसीलात से आगाह करने तमाम तर सूरत हाल पर, क्योंकि हम देख रहे हैं सेनेट के इलेक्शन इंतखाबात कल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी उन्होंने कल ऐलान भी किया है कि वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब को सपोर्ट भी करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब, क्योंकि शेख साहब का भी दिल कह रहा है
कि अब्दुल हफीज़ शेख जो हैं वो ये सेनेट की जो सीट है ये सिक्योर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख साहब, कल हमने आपको सुना और आप काफ़ी दिनों से यही बात कर रहे हैं, जब ने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं हुकूमत के अपने इत्तेहादी जो हैं उनको जब ये पेशकश की जा रही थी कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को विफाक में वोट दे दें और हम आपको यहाँ पे सिंध में 2 सीटें दे देंगे सेनेट की, लेकिन तब भी आप कहते रहे कि नहीं जी, आप देखेंगे कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब को ही वोट देंगे। ये आपको डे 1 से बड़ा कॉन्फिडेंस था इस तमाम सूरत हाल पर? लेकिन समझदार लोग हैं और मामला फहम लोग हैं और हफीज शेख इंशाल्लाह जीतने जा रहे हैं। एक ही सीट का इलेक्शन है, बाकी तो तकरीबन सेटलमेंट है। पंजाब में ये बड़े, अब मैं क्या अर्ज करूँ अलग सुबह, कि ये बड़ी ऊंची ऊंची छलांगे मार रहे थे और ऊंची उड़ानों में थे कि ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। सबने मिलकर कैंडिडेट विड्रॉ किए और अंडरस्टैंडिंग की। मुमकिन है शाम तक बलूचिस्तान में भी हो जाए और KPK में भी आज शाम तक कुछ नतीजे निकल सकते हैं। सो एक सीट का इलेक्शन है जिसमें इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हफीज शेख जीतने जा रहा है। बाकी सारे इलेक्शन तकरीबन डिसाइडेड हैं। अगर आप कहें तो मैं रिजल्ट भी बता सकता हूँ कि लोगों ने मेरा मतलब है ये चाहते हैं कि हम आ जाएं, तकरीरें बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं और मीडिया 6 महीने से काम का वक्त जाया कर रहे हैं। ये जब से शुरू किए तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, सेनेट के इलेक्शन से पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी। और अब आप देखें ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, सेनेट में भी ले रहे हैं और सेनेट में अंडरस्टैंडिंग के साथ भी हिस्सा लिया। ये जो बड़े पलंगबाज दावे कर रहे थे कि जनाब हम मुकाबले करेंगे, एक सीट पे उन्होंने शो ऑफ करना है, अपना कर लें और कामयाबी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। कल आप इस वक्त, परसों इस वक्त आप प्रोग्राम कर रहे होंगे कि हफीज शेख के जीतने से, मुझे तो अल्लाह से यही दिखाई दे रहा है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, हमने देखा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे उन्होंने कल बोला भी है कि हम सरप्राइज देंगे, और ये आज नहीं, हमने देखा कि आसिफ जरदारी साहब भी मुसलसल तवातुर से सरप्राइज की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़मीर जागने की लोगों की बड़ी बातें कर रही है। तो क्या इस बयान को हम वैसे लें जो कि PDM की हालिया कारकर्दगी के हवाले से भी जो उनके बयान थे और स्पेशली जो लॉन्ग मार्च को लेकर भी उनके बयान थे, क्या वैसे समझें या इस बार का सरप्राइज डिफरेंट है उनका? बहुत अरसा हुआ मैं स्टूडेंट लीडर था तो ज़मीर को लाहौर में, और पता नहीं किसी को याद हो कि ना याद हो, लोग अपने अपने ग्रुप्स में रहते हैं। जिसने उड़ान लेनी हो तो वो, उसका तो मैं कह नहीं सकता। हर आदमी मुस्तकबिल की अपनी सूरत हाल देखता है। काफी शोर मचाया गया कि मीडिया में कि जनाब इत्तेहादियों में बड़ी छूट है। रात भी मैं गया था 2-3 मिनट के लिए, सारे इकट्ठे बैठे हुए थे रात को भी ज़ुबैदा जलाल के घर में। सो एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। और आज लंच भी है प्राइम मिनिस्टर का दोपहर को, तो लंच में भी आप देख लेंगे कि आदमियों की तादाद पूरी होगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी के नताइज कल देगा। चलें शेख साहब, ये तो अच्छी बात है कि अब सब इकट्ठे हैं और अल्लाह करे इकट्ठे ही रहे, कोई सरप्राइज सामने ना आए। वैसे इस्लामाबाद की तारीख भी है कि इस्लामाबाद में कभी हुकूमत को सेनेट इंतखाबात में सरप्राइज नहीं मिला। शेख साहब, जाते जाते एक सवाल पूछ लेते हैं। कल जो डिसीजन आया है, जो राय आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन सर जोड़ के बैठा है और वो बैठे रहे हैं कि कोई हल, कोई सोल्यूशन निकाले, किस तरह से 218 को इनकॉर्पोरेट करें इसके अंदर। तो आपको लगता है कि वो बार कोड हो, तस्वीर हो, कोई साइन हो, सिग्नेचर हो या नाम हो, इससे वो बैलेट की सीक्रेसी मुतासर हो सकती है? मैं रात को देर तक, राजा साहब मेरे साथ उन्होंने काम किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर में, एज ए सेक्रेटरी 2 साल, 1.5-2 साल। तो ही एक्सीडेंट मैन एंड वो क्या हाल में है, तो अब एज ए मिनिस्टर उनको फोन नहीं कर सकता था ना मुझे करना चाहिए। तो लगे हुए थे रात देर गए तक, पता नहीं क्या नतीजा निकला। आज दोपहर तक फाइनल कर लेंगे या अभी सुबह 10-11 बजे तक कर लेंगे। कल 3-4 मीटिंग में तो वो इसका प्रोसेस का फैसला जो मेरी इत्तला वो अंडर कंसिडरेशन था। तो लेट्स सी 11-12 बजे तक क्या तरीका कार आता है। चलिए शेख साहब, बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जनाब कल जब आपसे बात हो रही या परसों जब बात हो रही होगी तो इंशाल्लाह आप भी खुश होंगे और कोई सरप्राइज भी नहीं होगा। लेट्स होप सो।
तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ वफाकी वजीर दाखिला मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबोल साहब। अस्सलाम वालेकुम नबील कबोल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि सर सेनेट इंतखाबात में सिंध में जो तब्दीली आ रही है बड़ी अजीब गरीब चीज़ है। कल इल्ज़ाम लगा जी कि आपने तहरीक इंसाफ के 3 अरकान को अगवा कर लिया। वो अलग बात है कि बाद में फिर उन्हीं अरकान ने वीडियोज़ डाल दी। रात 10 बजे मेरे ख्याल में वो तीसरे जो रुकन थे उन्होंने भी वीडियो डाल दी। तो ये क्या मामला है, क्यों ये बात अगवा की नौबत आई और ये क्यों उन लोगों को अपनी वीडियोज़ डालनी पड़ी? देखिए, अभी अगवा का तो ड्रामा रचाएंगे, ज़ाहिर इनको सिंध में इनकी सीटें मैं समझता हूँ कि पीटीआई की कम उनको मिलने जा रही हैं, क्योंकि उनके अपने पीटीआई के काफ़ी एमपीएज हैं जो हमारे साथ राब्ते में, और वो कह रहे हैं कि हम पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे। अब इन्होंने यहाँ नया ड्रामा रचा दिया जी, ख़याबान शमशीर तक जो है उनका फ़ोन ऑन था और उसके बाद जो है वो फ़ोन ऑफ हो गया। अब वो उसमें से एक मेरा अपना गबोल है, करीम बख्श गबोल, जो MPA PS 100 का, मेरी अभी उससे बात हुई, तो अपने घर में बैठा हुआ है। अब वो कह रहा है कि जी इसी तरह असलम अबड़ो है और शहरयार मेहर है और बाकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। वो यही कहते हैं कि भाई हम जिस शख्स को जानते नहीं हम उसको वोट क्यों दें। जैसे कि असलम अबड़ो साहब है, कोई असलम अबड़ो नहीं है, सॉरी कोई अबड़ो है, मैं भी नाम नहीं जानता उसका, कोई टेक्नोक्रेट सीट पर आ रहा है। उसको जो है, जो उस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो कि इल्ज़ामात पीटीआई के लोगों ने लगाए हैं कि उन्होंने जो है पैसे देकर टिकट खरीदा है, तो वो कह रहे हैं हम उनको वोट नहीं देंगे। दूसरी अहम बात ये, पीटीआई वाले बेचारे बड़े सियासी यतीम है, जो MPAs हैं और MNAs हैं, उनको कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछता है, उसको कभी जो है गवर्नर कोई नहीं पूछता है, उनको पीटीआई वाले पूछते ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं अब हमारी बड़ी इज्जत हो गई। कता कलामी की माजरत इस हवाले से आपके पास आ रही है, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में शायद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुताबिकत रख सके, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो फैसले सिर्फ एक ओपिनियन है, यानी एक राय है, या वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत है कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये चीज़ें भी बाद की बात है और ये एक प्रोसेस है जिसको मुकम्मल किया जाएगा। बहुत सा इबहाम भी है कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुफिया राय शुमारी हो, साथ इस बात का इजहार भी किया गया है कि उसके अंदर जो शफाफियत है उसको भी रखा जाए और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये चीज़ भी मुमकिन बनाई जाए कि उस वोट की हैसियत क्या है। ये एक तज़ाद है जिसको डिटेल ऑर्डर के बाद ही दूर किया जाएगा, लेकिन जो कल के इलेक्शन है वो उसी तरीके से जिस तरह माजी में होते थे वही तरीका होगा, और जब तक पार्लिमान कानून या आइन को अमेंड नहीं करती यही सिलसिला रहेगा। और दुनिया में निज़ाम भी यही है कि राय शुमारी हमेशा खुफिया होती है, जो राय शुमारी खुफिया ना हो वो राय शुमारी नहीं होती। ये बुनियादी बात है। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई साहब कि एक तरफ जब हुकूमत ने डिस्का इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन डिस्का इलेक्शन को कलअदम करार दिया, तो उस पर हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जारी है, और अब जो है खुद हुकूमती वज़रा जो है इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर रहे हैं, मिन्नत तलब कर रहे हैं, तो क्या मामला क्या देखें, किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये तो तज़ाद पहले दिन से हुकूमत में है। यही हुकूमत है जो पहले एक आइनी तरमीम लेकर आई, फिर उससे पीछे हट गई, फिर एक ऑर्डिनेंस लेकर आई जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिसका इन्हिसार था। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला आ गया वो ऑर्डिनेंस भी ख़त्म हो गया। तो आज और यही वही हुकूमत है जिसने 20 प्रिजाइडिंग अफसर भी अगवा किए, वोट भी उठाकर ले गए, और आज 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी ये पता नहीं है कि उनको कौन उठाकर ले गया। तो ये जब हुकूमत की इतनी बड़ी नाकामी हो, जब हुकूमत मफलूज हो, जब हुकूमत खुद वोट चोरी करने में मुलव्वस हो, तो वहाँ पर आप क्या इंसाफ की तवक्को करेंगे। लेकिन रस्का के अवाम ने साबित कर दिया कि वो किसी किस्म की धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को फतह हुई। बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि वो रायशुमारी जो कि खुफिया ना हो वो रायशुमारी नहीं होती। खैर, इससे पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नबील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज़रा इंतज़ार किया। ये बताइएगा, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में बोला कि आपने करीम बख्श गबोल साहब को कॉल भी की थी, उन्होंने बोला वो तो अपने घर पर बैठे थे। खैरियत से आपने उनको कॉल की थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने भी जैसे बोला, जो तीनों अरकान असेंबली, उन्होंने बोला कि हमें दूसरी पार्टियों से पेशकश हो रही है। कहीं आपकी पार्टी की जानिब से कोई पेशकश तो नहीं हुई इन्हें? वीडियो बयान उनके आए हैं कि उन्होंने कहा है कि हम वोट नहीं देंगे पीटीआई कैंडिडेट और हम अपनी मर्जी से वोट देंगे। अब मुझे बताओ, एमक्यूएम को तो वोट नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी बचा है, पीपल्स पार्टी ने काम किया है, उनको अपने इलाकों में काम करना है, उनको वफाक से फंड नहीं मिल रहे हैं, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो जाहिर है वो चाहेंगे कि काम हो उनके हल्के में। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो नंबर्स है, जो हमने पहले सोचा था कि हमें इतने सेनेटर मिलेंगे, लेकिन उससे एक दो ज़्यादा सेनेटर हमें मिलेंगे और यकीनन पीटीआई का एक सेनेटर तो जाएगा ही तो जाएगा। क्या लगता है आपको गबोल, तो आपकी पार्टी है वो क्या मरकज में कुछ सरप्राइज दे सकती है कल के इंतखाबात में? देखिए, एमक्यूएम वाले ज़ाहिर है वो सिंध की सियासत करते हैं और सिंध में रहकर जो है पीपल्स पार्टी से तो बिगाड़ नहीं सकते हैं, ना बिगाड़ना चाहते हैं वो। मैं समझता हूँ कि हमारा ज़्यादा हक बनता है उनके ऊपर और हमने उनसे वोट मांगा है और उन्होंने अपना फैसला जो भी किया है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आप इस पे मिमिक्री बना लेंगे। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि वो सिंध के हक में वोट देंगे। सही, ठीक है जी। नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद थे। शफात, नबील गबोल साहब आपसे डर गए कि मिमिक्री बना लेंगे? नहीं यार, मैं तो खुदा की कसम, कहीं मेरा प्लान नहीं है मिमिक्री बनाने। और साथ में ये जो गुफ्तगू की थी कि क्योंकि बहुत सारी पीपल्स पार्टी ने काम किया अपने इलाकों में, तो वो आप मुझे कोई काम बता सकते हैं? मेरी तो नहीं यार, ऐसे तो ना कहें, मतलब इतने अंडरपास वगैरह तो बन तो गए हैं, वो केसीआर भी अभी हमें नहीं तो रुका है ना। चलिए, चल तो रही है, ठीक है, सही है, मान लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद फिर उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वापस आ गए? चलें जी, ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक से वापस आने के बाद अब हम शो को रिज्यूम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कल के आने वाले एक मशवरे से। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है जनाब कि ये जो वोट है, जो सेनेट का बैलेट होता है, ये बैलेट खुफिया तो होता है, लेकिन ये खुफिया नहीं होता, फॉरएवर खुफिया नहीं होता। बिल्कुल शफात, और सुप्रीम कोर्ट ने कल हमने जैसे देखा कि सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दी है और इसमें कहा है कि सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होंगे, शफाफ इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बदउनवानी रोकनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, और उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के जरिए कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन के अब कोर्ट में बॉल डाल दी है और अब ये राजदारी कितनी रखनी है या नहीं, इसका इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया और हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की इस राय का खैर मकदम किया जा रहा है और दोनों जानिब से ऐसा कल शफात लग रहा था कि कल दोनों के बयानी की जीत हुई है। सुप्रीम दोनों कोर्ट कह रहे हैं मैं जीत गया जी। अब बात किसी हद तक ठीक है जी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से राय ली थी कि जनाब आप बताएं कि ये जो इंतखाबात हैं ये ओपन होने चाहिए, सीक्रेट होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी सीक्रेट होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक चीज ऐड ऑन हो गई जो कि बुनियादी तौर पर रेफरेंस का हिस्सा नहीं थी इनिशियली, और वो ये थी कि जो बैलेट है वो सीक्रेसी फॉर एवर नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अब सवाल इसी वाले से कल साथ में एक और चीज़ की भी बात की गई, वो थी कि जी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तो इसी वाले से बात कर लेते हैं वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। चौधरी साहब कल आपने सुप्रीम कोर्ट की राय जानी, दिन भर इस पर तस्वीर भी होते रहे, तबसर भी होते रहे। एक चीज़ जो इसमें बोली गई वो ये कि सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। क्या कुछ किया जा सकता है ज़ुमरे में कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं, क्योंकि अब वक्त भी बहुत कम रह गया, वो शफाफ हो सके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए? देखिए, टेक्नोलॉजी तो पहले ही मौजूद है और यही बात कल हमने इलेक्शन कमीशन को भी गोश गुजार की थी कि देखिए हम तो रोजाना जो है वो स्टेट बैंक करेंसी नोट छापता है और जो सिक्योरिटीज एक टेंडर में जो करेंसी के टेंडर में है उससे ज्यादा तो जाहिर है कि कोई सोफिस्टिकेटेड और चीज नहीं होती। तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज जो है वो सारी मौजूद है। जो बैलेट पेपर है उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, तकरीबन 1600 या 1700 बैलेट पेपर टोटल प्रिंट होना है और इलेक्शन कमीशन अगर फैसला कर लेता है
तो इसको तो छापने में कोई बड़ा प्रॉब्लम जो है वो दरपेश नहीं है। तो ये इट्स मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। इसकी जो टेक्नोलॉजी साइड है वो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव है और काफ़ी हमारे पास मौजूद है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। अच्छा फौज साहब, अब यहाँ सवाल ही पैदा होता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद ये बैलेट सीक्रेट रहेगा या नहीं रहेगा, ये बीच की कोई कैफियत नहीं हो सकती। तो क्या फर्क पड़ेगा कि अगर एक बैलेट के ऊपर बारकोड लगा हो, तस्वीर लगी हो, या किसी शख्स का नाम लिखा हो, या भले दस्तखत हो या अंगूठे का निशान हो, बुनियादी तौर पे कोई फर्क तो नहीं रह जाता। तो फिर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद सीक्रेसी को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है? नहीं, बीच की कैफियत है ना। कैफियत ये है कि देखें, जैसे कि हुकूमत का यानी जो रेफरेंस था उसमें हमारा इस्तदलाल तो ये था कि जो सियासी जमातें हैं उनको ये हक होना चाहिए कि वो अपने लोगों का वोट देख सकें कि उन्होंने किधर पोल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो आप नहीं देख सकते, वो जब तक आप आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं करते आप वो नहीं देख सकते। और लेकिन साथ उन्होंने कहा कि आर्टिकल 218 में इलेक्शन कमीशन पे ये कदगन नहीं है, वो अगर चाहे तो देख सकते हैं। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें जो रेफरेंस जो हुकूमत का या अटॉर्नी जनरल साहब के जो डिजायर थे उनको उन्होंने जो है वो ये तो उनकी बात नहीं मानी कि सियासी जमातें देख सके, लेकिन ये बात भी उन्होंने तस्लीम की है कि जो एब्सोल्यूट एक सीक्रेसी का तस्वुर है यानी हतमी जो खुफिया राय दही का तस्वुर है वो भी उन्होंने नहीं माना। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की मसलन अगर आप देखिए ना, अभी ये आपके सामने वीडियोस आई जो ARY ने ही सबसे पहले चलाई जी, उसमें क्या था कि वो सारे लोग पैसे ले रहे हैं और वोट दे रहे हैं। अब उन्होंने वोट कहाँ दिया है ये अगर चेक हो जाए तो यहाँ सवाल ही पैदा होता है कि अगर एक शख्स अपनी पार्टी से हटकर वोट डालता है तो ये करप्शन कैसे हो सकता है? नहीं, हट के डालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अगर आप आर्टिकल 63A इस पे अप्लाई नहीं होता, एक कैंडिडेट को मैं समझता हूँ ये बेहतर नहीं है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ अपने हल्के के लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से। अच्छा। अगर मैं अपने हल्के के लोगों को मुझे पता है कि वो जब कल वोट मुझे डालेंगे तो ये भी उनके पास पॉइंट होना चाहिए कि मैंने उनका वोट सेनेट में कैसे डाला था। So this should not be secret vote because this is not my vote. मैं इस वोट को अपने हल्के के नुमाइंदे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए भी इसकी सिक्रेसी की तकलीफ बनती है। सही, जैसे शहबाज हम कल ही बात करते हैं कि आप एक तरह से ओ भी करते हैं अपनी पार्टी को। बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। अहमद साहब, कल जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो राय आई है उसके बाद अब सेनेट के इलेक्शन को शफाफ कैसे बनाना है, इसका जो बॉल हुआ वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में चला गया है। कितना बड़ा टास्क हो सकता है इलेक्शन कमीशन के लिए? अब मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को कम से कम इस इलेक्शन में तो कुछ नहीं करना, उन चीज़ों के अलावा जो माजी में होती रही हैं। लेकिन अगर कहीं से कोई शिकायत मौसूल होती है या उन्हें पता चलता है कि किसी आदमी ने पैसे लिए हैं या कोई और ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट की है वोट देने के लिए, तो उसके खिलाफ मेरे ख्याल में वो विजिलेंट रहेगा और उसके खिलाफ अब माजी की तरह नहीं होगा कि वो उसे नज़रअंदाज कर दे। मेरे ख्याल उसके ऊपर एक्शन होगा, लेकिन वोट खुफिया ही होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले में कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिससे वोट को आइडेंटिफाइबल बनाने के लिए कोई भी चीज़ उसमें ऐड की जा सकती है, कम से कम इस स्टेज पे। तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली इस इलेक्शन में नहीं होने जा रही। अहमद साहब, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि किसी शख्स ने पैसे लिए हैं, करप्शन की है, रिश्वत ली है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इस किस्म की तहकीकात करे जो कि FIA का डोमेन है या किसी दूसरी तहकीकाती इदारे का डोमेन है? इलेक्शन कमीशन का काम तो बज़ाहिर कानूनी तौर पे जो समझ में आता है वो यही है कि वो इलेक्शन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करे और उसके दौरान किसी किस्म की बेज़ाब्तगी ना हो। इलेक्शन के बैकग्राउंड में क्या है, किसने कितने पैसे लिए हैं या नहीं लिए, और कौन अपनी पार्टी के फेवर में वोट डाल रहा है, कौन नहीं डाल रहा, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन बनता है। इलेक्शन कमीशन का असल में डोमेन बहुत बड़ा है। जो हमारे आइन में जो लिखा गया है वो ये है कि ये सारी जिम्मेदारी फ्री, फेयर और करप्शन फ्री इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी तमाम तर इलेक्शन कमीशन पे है। अब इलेक्शन कमीशन के लिए ये भी कह दिया गया है
कि मुल्क के जो तमाम इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन से ताउन करने के पाबंद हैं। वो FIA को तहकीक करने के लिए, वो पुलिस को कह दे, वो किसी और एजेंसी को कह दे, ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है, लेकिन उसको इंश्योर करना कि वो तहकीकात हों और ऐसे शख्स को सजा मिले और जो गलत लोग हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं, ये काम इलेक्शन कमीशन का ही है। उसके लिए एजेंसियां बहुत सी हैं जिनसे वो काम ले सकता है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। MS हमारे साथ मौजूद थे। हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरीके से और कितना बड़ा इलेक्शन कमीशन का जिसके तहत वो इलेक्शन को, सेनेट के इलेक्शन को साफ और शफाफ बना सकते हैं। अभी आपको ताज़ा खबर से आगाह करते चलें कि दौरान परवाज मुसाफिर के इंतकाल करने की वजह से भारतीय एयरलाइन की तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग। शारजा से भारतीय शहर लखनऊ जाने वाली परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराब हुई, जिसके बायस तैयारे को सुबह 5 बजे हंगामी तौर पर कराची में उतारा गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल ये परवाज शारजा से कोलकाता जा रही थी तो अचानक मुसाफिर की तबीयत खराब हुई, जिस पर कप्तान ने कराची एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से रब्ता किया और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की गई। फौरी तौर पर इजाज़त मिलने पर तैयारा लैंड किया गया। डॉक्टर तो पैरामेडिकल स्टाफ तलब कर लिए गए थे, लेकिन जब मुसाफिर को चेक किया गया तो उसका इंतकाल हो गया था। तमाम दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद तैयारे को वापस रवाना कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलाउद्दीन, आपको मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और अब बात करते हैं जनाब कुकड़ी की। कुकड़ी जनाब यानी कि मुर्गी, ये एक गरीब आदमी की, मुतवसत आदमी की, अमीर आदमी की, सबकी लग्जरी है। ये डाइट भी है जनाब, इसके अंदर प्रोटीन भी है, आपकी सेहत के लिए भी बड़ी मुफीद है और आपकी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल हो गई है। और अब जो माशाल्लाह जिस तरह से नई महंगाई की लहर है, उसके बाद मुर्गी की और दाल की कीमतों में कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं रहेगा। बिल्कुल शफात। और मुर्गी की इसी कदरों मंजिलत को जानते हुए अब इसकी प्राइस, जैसे कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि कितनी महंगी मुर्गी होगी, जब आप मार्केट में निकले तो कहीं 400 की मिल रही होती है, कहीं 450 की मिल रही होती है। मुसलसल मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है जो कि इन तमाम तर बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस ले सके कि ऐसा क्यों है जनाब। क्योंकि जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं वो भी मुसलसल बढ़ रहे हैं, जब पोल्ट्री की बात करते हैं वो भी मुसलसल बढ़े, तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन खलील सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खलील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। खलील साहब, पहले तो ये बताएगा कि हम देख रहे हैं मुल्क भर में चिकन के रेट्स में गैर मामूली तौर पर इजाफा हो रहा है और होता चला जा रहा है, क्या वजह है इसकी? मुझे जब कम हो रहा होता है कभी आप तवज्जो देते हैं कि जी 110 रुपए, तब भी देते, 140 रुपए क्यों हो गई? वो तो अच्छी खबर बना के कहते हैं, मुर्गी सस्ती हो गई, वो तो अच्छी खबर बनाते हैं। नहीं, वो कोई अच्छी खबर नहीं आती। फिर आप शो नहीं देखते होंगे। चलिए अब इस सवाल पे आ जाए। लेकिन सर ये बता दीजिए, लास्ट टाइम 140 की कब हुई थी मुर्गी? अभी थोड़े देर से पहले हुई थी, सर 2 महीने पहले। सर ये 2 महीने पहले आप कह रहे हैं मुर्गी 140 की थी? देखिए मुर्गी की मैं सर ये कौन सी मुर्गी की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि हम आपसे 2 महीने तो नहीं, हम तो तकरीबन 7-8 महीने से पोल्ट्री के हवाले से बात करें, फिर कहीं बताते चूजा महंगा हो गया है, मुर्गी महंगी हो गई, अंडे महंगे हो गए, 140 की मुर्गी हमने तो नहीं देखी। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं अपना मुद्दा बयान करना। सर हम भी अपना मुद्दा ही बयान कर रहे हैं। करने का कोई फायदा नहीं, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोगों को हमेशा प्राइस ऊंची नजर आती है। चीज ये है कि प्राइसेस पोल्ट्री की फ्लक्चुएट होती हैं। अंडे की प्राइस अभी आप देखिएगा गर्मी में आधी प्राइस हो जाएगी। अच्छा, ये डिमांड एंड सप्लाई पे है। अच्छा, हमेशा इस्लामिक कैलेंडर के साथ मुर्गी की प्राइस फ्लक्चुएट होती है, डिजीजेस के साथ फ्लक्चुएट होती है। गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन बनाई हुई है एसेंशियल कमोडिटीज की, प्रॉफिटेयरिंग होर्डिंग एक्ट, ठीक है, प्राइस कंट्रोल। अब प्राइस कंट्रोल सिर्फ एक एसेंशियल चीज की सिर्फ प्राइस कंट्रोल रह गई है। इसके अलावा बेशुमार चीजें हैं जिससे इसकी एसेंशियल की डेफिनेशन आनी चाहिए। सही। एसेंशियल अगर कोई चीज है तो उसकी डिजीज कंट्रोल भी एसेंशियल है। सही। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एसेंशियल है, उसकी डिजीज इरेडिकेशन। मुझे खलील साहब ये बताइएगा, ये जो मौजूदा हाइक है प्राइस का जनवरी के मुकाबले में, ये मेरी बात खलील साहब ये सवाल बड़ा जरूरी है। अच्छा चले आप कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट प्लीज कंप्लीट कर लें। देखिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं। डिजीज इरेडिकेशन, वायरल डिजीज, इंसानों में स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन है।
इसी तरह डिजीज कंट्रोल, इरेडिकेशन, वायरल डिजीजेस का गवर्नमेंट का काम है, सारी हुकूमतें करती हैं ये। अच्छा, एक फार्म पे डिजीज आती है, अगर रानी खेत आ जाती है तो उस फ्लॉक को डिस्ट्रॉय करते हैं, गवर्नमेंट उस फार्मर को पैसे दे देती है। कोई डिजीज तो ये जो मौजूदा जो इनफ्लो आया हुआ है ये बीमारियों की वजह से, जिसकी वजह से प्राइस आएगा। बहुत शुक्रिया जनाब। खलील सत्तार से हमारे साथ मौजूद है। खबरात यहाँ एक अहम खबर शेयर करते चले। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की दरखास्त खारिज करते हुए मुल्क में तमाम गैर कानूनी चैम्बर्स मिस्मार करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रखा है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, ये बताएगा कि मजीद इस हुक्म में क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, जब ये समाअत हुई और इस केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे थे, उसमें जो शुएब शाहीन थे, वकील थे जो इस्लामाबाद बार की जानिब से, उन्होंने कहा कि फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर बहुत सी अदालतें भी बनी हुई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया और रिमार्क्स दिए कि जो अदालतें ग्राउंड की जमीन पर बनी हुई हैं उनको भी मस्मार कर दें। और यानी आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने एक चीज वाजे कर दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी जो है गैर कानूनी चैम्बर जो है वो बरकरार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसने प्रैक्टिस करनी है वो अपने ऑफिस जाकर कहीं और जो है वो बना ले। सरकारी अराजी के ऊपर या जो सिटीजन्स के लिए पार्क मौजूद हैं उनके ऊपर किसी सूरत भी जो है इंक्रोचमेंट की इजाजत नहीं देंगी, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था और जिसमें कहा गया था कि जो फुटबॉल ग्राउंड है और इस्लामाबाद की जो एफएड कचहरी है, यहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम जो गैर कानूनी चैम्बर्स हैं वकला के, उनको मस्मार कर दिया जाए। और उसके खिलाफ अपील में ये आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अदालत की जानिब से यहाँ पर भी जो हाई कोर्ट का फैसला है वो बरकरार रखा गया है। और इवन के जो प्रोसीडिंग हो रही थी तो उस टाइम हामिद खान को चीफ जस्टिस ने कहा, पेशकश की, उन्होंने कहा कि 2 माह में जो है ये ग्राउंड जो है फुटबॉल ग्राउंड इसको खाली कर दें, जिस पर उन्होंने आगे से बात की कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग में मुंतकिल होने तक जो है वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि नहीं, फिर जो है अब इनको तमाम जो चैम्बर हैं इनको मस्मार। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अयूब इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने का। ख्वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। तो ख्वातीन और हज़रात, आज के बाखबर सवेरा के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत सारी बातें, ऐसी ऐसी हसीन बातें जो कि आपने न कभी सोची न कभी समझी, लेकिन हम आपको समझाएंगे। सारे लोगों को रोला ये पड़ा, भाई यार ये सेनेट इंतखाबात की बात कर रहे हो, इतना बड़ी एक्टिविटी हो रही है, खुद वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि जनाब 70 करोड़ रुपए में एक सेनेटर जो है उसका रेट लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब अवाम को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? सवाल ये। बिल्कुल बात आपने अवाम को इस वक्त समझ तो नहीं आ रही, लेकिन मसला ये ना कि अवाम जिन लोगों को चुनते हैं, जिन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिन लोगों को वोट डालने जाते हैं, वो चले जाते हैं ऐवान में, आगे से वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बन गए। अब उन्हीं लोगों ने जो कि मुकन्ना है, मुकन्ना साजी करनी होती है, कानून साजी करनी होती है, वही फिर आगे जाके आपकी भलाई के लिए काम करते हैं। होता ही आपकी उम्मीदवारी भी जाते हैं। लगता है किसी बच्चे का नाम है, ये हमारा प्यारा वो मुकन्ना, छोटा सा मुकन्ना हमारा। लेकिन जनाब ये आम आदमी का मसला क्या? आम आदमी कहता है यार मुझे बताएं, इतने सारे एक्टिविटी हो रही है, ये सेनेट के इलेक्शन के बाद आटा सस्ता होगा, मुर्गी सस्ती होगी, दालें सस्ती होंगी, नहीं होंगी। इसीलिए ना ऐसे बंदे को इलेक्ट करना चाहिए और ऐसे बंदे को आपने वोट डालना है, ऐसे उम्मीदवार को वोट डालना है जिसके बारे में आपको पता हो कि ये जनाब हमारा वोट लेके बिकेगा नहीं, जब सेनेट में जाएगा तो हमारे लिए कानून साजी करेगा और आवाम के लिए कुछ करेगा और हमारे लिए आवाज़ बुलंद करेगा। तो इसलिए आपका भी इस तरह अच्छे बंदे आ जाए तो आपका फ़ायदा हो जाता है। लेकिन बात वही है। वैसे 140 की मुर्गी आखिरी बार आपने कब ली थी? वैसे मैं एक बात बताऊँ, आज हम जरा आवाम को समझा भी देते हैं कि इलेक्शन, ये सेनेट के इलेक्शन होते क्या है और कैसे। तो आपने मेरी जो मुर्गी से छलांग मारी ना सेनेट के इलेक्शन में, मुझे समझ में नहीं आई। आप क्यों एक कुकड़ी जो है वो, मतलब जो भी है, आफ्टर ऑल वो एक कुकड़ी है, आप उसको उसकी जिंदा या मुर्दा? मुर्दा तो 30 रुपए की होती है, हाँ वो अलग बात है। 30 रुपए की कोई चपेट नहीं मारता, 30 रुपए की मुर्गी आपको कैसे मिल जाएगी? जनाब इस घंटे की टॉप स्टोरीज की जानिब पढ़ते हैं। इस्लामाबाद में सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी, वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट हाउस में मुतहरिक, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी सरगर्म। एक
एहतियात ना की गई तो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। महकमा सेहत का कहना है कि अवाम SOPs पर अमल करें। फिटनेस टेस्ट हो या रेस, तैयारी जरूरी है। फोर्सेस में भर्ती के ख्वाहिशमंद अफराद ये बात नजरअंदाज ना करें। माहिरीन से इस हवाले से टिप्स जरूर लेंगे आज जी। तो टॉप स्टोरीज की बात, क्योंकि मैं और शफात बात कर रहे थे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और ये बात कर रहे थे कि जी अवाम कह रही है कि जी सेनेट के इंतखाबात का इतना रौला मचा हुआ है तो हमें इसका फ़ायदा क्या होगा। सेनेट के अवाम में अवाम का भी बड़ा लेन देन होता है, और एग्जैक्टली सेनेट के इलेक्शन में क्या साइंस है, क्या गेम होती है, ये बता रहे मेरे साथ बैठे शफात अली। देखिए जनाब, ये सूरत हाल बदल सकती है। तो ये तुमने आपको बता दिया कि सेनेट के इंतखाबात कैसे होते हैं, और ये जो ट्रांसफरेबल वोट है इसका तस्वर क्या है, गोल्डन फिगर क्या है। और यही वो गोल्डन फिगर है जिसकी वजह से पंजाब में तमाम के तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला इलेक्ट हो गए। बिल्कुल से बात पंजाब ने तो किया, और कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी तारीख में ऐसा हो चुका है। लेकिन अब ये भी देखना था कि बाकी भी अगर सूबों में ऐसा ही होता तो हो सकता है कि वो जो हम बार-बार हॉर्स ट्रेडिंग और धांधली की बात कर रहे हैं वो स्टेटमेंट ऐसी ना असल में मामला ये ना पंजाब में देखिए, यहाँ पे जो वो हॉर्स ट्रेडिंग या जो भी मामला है या सेनेटर, वैसे देखा ना वहाँ पे पंजाब में जब सेनेट के इंतखाबात थे सबने कितने नाम से मिलजुल के कर लिया। वो इसलिए क्योंकि वहाँ फिगर बहुत ज्यादा है ना। 52 सेनेटर्स अपनी तरफ लाना ये बजाते खुद एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 52 लोगों से राब्ते करना, और उसके मुकाबले में मिसाल के तौर पर जैसे सिंध में हमने 21 लोगों का एक फिगर आपके सामने रखा, तो वो निस्बतन आसान है। 21 लोगों को मैनेज करना या 52 लोगों को मैनेज करना, ये थोड़ा इसमें एक बहुत बड़ा अददी फर्क है, जिसकी वजह से पंजाब में ये जो सेनेटर इलेक्ट हुए हैं ये तमाम के तमाम बिला मुकाबला हो गए। लेकिन से बात ये अदती पर एक तरफ, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही सेनेट इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं सियासी पार्टीज की आपस में कुर्बतें बढ़ने लग गई हैं, राबते बढ़ने लग गए हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं। वो पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में उन्होंने डेरा डाल रखा है। दूसरी जानब वफाकी वज़रा, वज़ीर आला, गवर्नर पंजाब और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें भी की हैं, और उनसे उनके मसाइल भी सुने कि हाँ भी क्या क्या मसले मसाइल हैं। सेनेट में अपोजिशन के लिए, सेनेट में इनफैक्ट पोजीशन के लिए अपोजिशन सरगर्म हो गई है, और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो वो इस्लामाबाद में मौजूद है। बिलावल की दावत पर हमजा शहबाज भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, और मरीम नवाज के हमरा पीपल्स पार्टी का इशाइया जो है वो अटेंड करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए राब्ते हर सतह पर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक बड़ा मुनफरद राब्ता किया, बाकायदा ख़त लिखा है, और उस ख़त में उन्होंने अपनी खिदमात का जिक्र किया, और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दरख्वास्त की है कि वो सेनेट इंतखाबात में वोट उन्हें डालें। सुभान अल्लाह। दूसरी जानब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदी से भी मुलाकात की, और सेनेट इंतखाबात से मुतालिक बातचीत की गई है। इसमें सेनेट इलेक्शन के लिए बलूचिस्तान में भी पंजाब फार्मूले पर अमल दरामद की गूंज सुनाई दे रही है। बलूचिस्तान में हुक्मरान जमात ने अपोजिशन को सेनेट की 4 नशिस्तों की पेशकश की है, जबकि अपोजिशन जमातों ने सेनेट की 6 नशिस्तों का मुतालबा किया। अब सेनेट इलेक्शन के लिए एक दूसरे से राब्ते ही नहीं बल्कि किए जा रहे, इल्ज़ामात की जो सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि आपने कल देखा कि कल सिंध में क्या हुआ है। कल खुर्म जमान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे जी हमारे 3 जो अरकान असेंबली को अगवा कर लिए गए, बाद में इन तीनों की रात तक हमने देखा कि बयानात भी आ गए थे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश ने इल्ज़ाम लगाया है जनाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के लोगों ने PTI के कुछ MPs को पैसों की पेशकश की है। क्या कहना था आपको से बात है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MPs के साथ में भी बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के कुछ लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की है, पैसों की ऑफर्स देने की कोशिश की है। हमारे बाज़मीर मेंबरान ने उसको रिपोर्ट कर दिया है। पार्टी क़यादत के साथ मशवरे के बाद हम आपके सामने वो सबूत और वो हक़ाइक़ लेकर आएंगे कि कैसे अपोजिशन जमातें मुंतखब नुमाइंदगान को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर का दावा है कि PTI के 30 से 35 अरकान राब्ते में हैं। सेनेट इलेक्शन में वो अपना आप दिखा देंगे। इमरान खान की 2-2.5 साल की जो हुकूमत है वो नहली से भरी हुई है। पिछले साल 1.5 साल से राब्ते में है। इनका काम देख के वो बड़े तंग हैं। तीसरा इलेक्शन सेनेट का है, वहाँ वो अपना आप दिखाएंगे। वो है तो 30-35। अब देखें ये रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लॉन्ग मार्च 26 मार्च को एक डेट फिक्स की हुई है, तो उस वक्त अगर कोई चीज़ हमारे मुताबिक हो गई या वरना फिर लॉन्ग मार्च होगा। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, राना तनवीर साहब जो भी कह रहे हैं कि PTI के 30 से 35 अरकान राब्ते में है,
ये क्या कहानी है, वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। जो इस हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर कौन MNA MPA है जो अपने हल्के में जाने के काबिल है या आवाम को फेस करने के काबिल है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये PTI में ये जो लोग जीत के आए थे मेजॉरिटी में, या वो दूसरी पार्टियों से मांगे हुए थे या वो आज़ाद उम्मीदवार थे। सो PTI तो थे ही नहीं, सो इसलिए उनको अपने अगले इलेक्शन में जमानतें जब्त होती नजर आ रही हैं। PTI का टिकट कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, ये लिख लीजिए मेरी। अच्छा, सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब फॉर्मूले की गूंज सुनाई दे रही है, बलूचिस्तान में ऑपोजिशन को पेशकश भी की गई है, इस हवाले से क्या कहना है आपका? बलूचिस्तान और पंजाब के मामला बहुत डिफरेंट हैं। और यहाँ पर भी पंजाब में ये इनिशिएटिव परवेज इलाही साहब का था, और पंजाब का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है वो इस हवाले से कि पंजाब में 48 कम से कम मेंबर्स जो हैं वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए होती है एक सेनेटर बनने के लिए, जो काफ़ी मुश्किल काम है। और बलूचिस्तान में और ये बाकी असम्बलियों के अंदर बहुत कम तादाद है मेंबर्स की, मेरा ख्याल है 4 या 5 के ऊपर शायद बलूचिस्तान में एक सेनेटर इलेक्ट हो जाता है। और ये सब ड्रामेबाजी है। वो अब्दुल कादिर साहब का केस जो है ना, बड़ा टेस्ट केस है इस हवाले से कि पहले उसको जो है वो बिलियनियर को टिकट दिया, फिर जब उसके ऊपर मीडिया की तरफ से जो है वो प्रेशर आया, पार्टी की तरफ से आया, तो जो है वो बाप पार्टी की तरफ जो है पहुंचा दिया, और उसके बाद अपना कैंडिडेट बिठा लिया। और अब आप देखेंगे कि वो बिलियनियर साहब जो हैं, जिनके लिए इमरान खान सब फरमा रहे थे कि जो है वो अरबों रुपया लेके फिर रहे हैं, और वो जीत जाएंगे। बस इस ड्रामेबाजी के अंदर फिर अपोजिशन पार्टीज क्यों पार्टिसिपेट करेंगी, क्यों उनका हिस्सा बनेंगी? अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, आपने कहा जैसे 30 से 35 उम्मीदवार हैं, ये सरप्राइज देंगे, और कौन MNA है जो ऐसे मौके पे अपनी PTI को वोट देगा? तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो मामला है वो जाहिर है सबसे कड़ा मुकाबला है। पूरे सेनेट इलेक्शन का जो स्पॉटलाइट है वो इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज़ शेख साहब के दरमियान है। उन्होंने कल ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को, उनसे कहा कि जनाब आप मुझे सेनेट इंतखाबात में वोट डालें, और उन्होंने पूरी खिदमात गिनवाई हैं। तो ये ज़रा बताइएगा, ये सिर्फ ख़तों किताबत तक ही मामला चल रहा है या किसी इससे बढ़कर भी कोई लेवल है, या इससे बढ़कर भी कोई सरफेस है जिसके ऊपर राब्ते हो रहे? ये एक रिवायत है। प्रॉब्लम यह है कि PTI का रिवायात के साथ, पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ, जमहूरियत के साथ लेना देना ही कोई नहीं, इसलिए उनको पता ही नहीं है किसी बात का। अच्छा, वोट मांगना हर एक कैंडिडेट का हक है, और उसको वोट मांगना चाहिए। और बाकी ये जाहिर है जिसने वोट देना है उसकी मर्जी है। हम भी बहुत सारे देखिए अपने आम जनरल इलेक्शन के अंदर भी हर एक से वोट मांगते हैं। कई घरों पर हमें पता होता है कि ये घर हमारे मुखालफिन के हैं, लेकिन हम फिर भी वोट मांगने जाते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम वोट मांगें। बाकी वोट देना ना देना जो है वो अगले पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि इमरान खान साहब खुद भी अपना वोट शायद गिलानी साहब को डाल दें। उनको भी पता है कि हफीज़ शेख के मुकाबले में गिलानी साहब बहुत बहुत बेहतर कैंडिडेट हैं, कम से कम पाकिस्तानी तो हैं। गिलानी साहब बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी। अज़मा बुखारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी, बता रही थी कि ये रवायत है जनाब सेनेट के इंतखाबात की, और एक जमहूरियत का हुस्न है कि जिसमें जो है वो रवायत के तौर पे दावत दी जाती है। और उन्होंने फिर अपना भी बताया कि जी वो भी इंतखाबी जब कैंपेन कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को भी जाके दावत देनी पड़ती है वोट देने के लिए, जिनका पता होता है कि भाई ये हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जनाब ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन एक बात उन्होंने बोली ना कि कोई 30 से 35 अरकान लाइक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली से उनकी बातचीत है, मतलब इनसे बातचीत चल रही, तो ये काफ़ी तशवीशनाक बात हो सकती है। देखिए डिफरेंस है टोटल 13 वोटों का अपोजिशन के अंदर और हुकूमत के अंदर। अगर ये 30 से 35 दावा इनका है, अगर इसका लेट से 50% भी पूरा होता है तो फिर भी हुकूमत के लिए परेशानी हो सकती है। लेकिन क्या ये महज दावा है या इसमें कुछ हकीकत भी है, ये तो कल पता चलेगा। अब जनाब यहाँ पर आपको एक ताज़ा खबर शामिल करते चले सिंध हाई कोर्ट से जनाब, जहाँ पर सैफुल्ला अबड़ो को उनके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। दरखास्त गुजार को इलेक्शन के बाद मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत भी की गई है। सैफुल्ला अबड़ो सिंध से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार हैं, और उन पे इल्ज़ाम ये था कि वो टेक्नोक्रेट की तारीफ पर पूरा नहीं उतरते।
और अब हम जरा बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। जैसे बहुत सारी भूल ही मामलात गए थे हम तो जिंदगी उसको। एग्जैक्टली क्योंकि मामलात जिंदगी काफ़ी हद तक वापस आ गए थे, लेकिन आज भी हमने देखा है कि आज भी कई अफराद जो हैं वो कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम अभी तक डबल डिजिट से नीचे नहीं आए। हम जहाँ डबल डिजिट से नीचे हैं तो वहाँ पर शायद हम थोड़ा सुकून का सांस लें कि हाँ अब शायद कोरोना ने दम तोड़ना शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपको इस साथ में भी बताते चले कि पाकिस्तान उन 92 ममालिक में शामिल है जहां कोरोना वायरस की नई किस्म मौजूद है जो कि बड़ी तेजी से फैल रही है। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है, माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जो नई किस्म है कोरोना की, कोविड की नई किस्म है, ये बहुत ज़्यादा लीथल तो नहीं है, बट येस ये ट्रांसफर बहुत जल्दी हो रही है। एग्जैक्टली जनाब, और एहतियात करें क्योंकि अगर एहतियात ना बरती गई तो इस नए स्ट्रेन की वजह से पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी वबा का खतरा भी पैदा हो गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर महमूद, किसी तारफ के मोहताज नहीं, हमारे शो की जीनत बनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये नए वायरस के हवाले से बात हो रही है, नए स्ट्रेन के हवाले से बात हो रही है, बरतानिया में किसी ब्राज़ीलियन स्ट्रेन की बात हो रही है, हम यहाँ पे यूके स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। इसी रीजन में एक मुल्क है थाईलैंड, वहाँ पे मैं फिगर्स देख रहा हूँ कि पहले तो उनके पास कुछ अरसे तक तो केसेस आए ही नहीं, लेकिन फरवरी में वो मैक्सिमम जो उन्होंने पर डे केसेस टच किए वो 193 केसेस थे, जो कि एक बड़ा ही नॉमिनल सा फिगर है। उसके मुकाबले में अगर हमारे या भारत के हालात देखें तो वो यकसर मुख्तलिफ हैं। ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को ज़रा इस कोविड के साथ इम्यून भी कर लें और कुछ इसके केसेस का नंबर भी कम आने शुरू? चीज़ें, नंबर वन चीज़ ये है कि हर मुल्क बहुत मुख्तलिफ है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने किया क्या है, पर ऑल्सो उनकी पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, उनके बड़े शहर कितने हैं, उनके रूरल कितना है, अर्बन कितना है। जो बड़े शहर हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बीमारी ज़्यादा फैलती है, जो देहात वगैरह वहाँ बीमारी कम फैलती है बिकॉज लोग इतने करीब रहते नहीं हैं। स्ट्रेन का भी इसमें ऑब्वियसली दखलअंदाज है, मगर हमको ही नहीं पता कि वो कितना इसको अफेक्ट करता है आपके ओवरऑल रेट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बताइएगा कि हम जैसे बार बार इस बात का तस्करा भी करते हैं कि अब हमें कोविड के साथ रहना पड़ेगा, इसलिए हमें तमाम तरह SOPs पे अमल दरामद करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कोविड की पहली वेव आई तो उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सेकंड वेव आएगी और लोग कह रहे थे सेकंड वेव जो है ना वो इतना मुतासिर नहीं करेगी, लेकिन हम देखा कि सेकंड वेव भी बहुत ज़्यादा खूनी साबित हुई। अमेरिका में भी जो सेकंड वेव आई, जो हम यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखें सेकंड वेव बहुत ज़्यादा खूनी थी। तो अब जो सूरत हाल देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है या हमारी ने प्रिडिक्ट करें कि थर्ड वेव भी कोरोना की आएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं SOPs पे अमल दरामद लोग कर नहीं रहे, चाहे हम जितना मर्जी तस्करा कर लें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग थोड़े से बेहस हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ SOP फॉलो करने में। एंड थर्ड वेव आएगी, इसमें तो अभी कोई शक नहीं है। सवाल ये कि कब आएगी, क्या ये इस वेव के साथ ही जुड़ी हुई होगी या ये रेट्स हमारे दोबारा कम होंगे और फिर कुछ अर्से बाद ये रेट्स दोबारा बढ़ना शुरू होंगे, जैसे कि ईद के फौरन बाद या सर्दियों के मौसम में। मगर ये तो हमको पता है कि ये वायरस कहीं गया नहीं, हमारे रेट्स इस तरह से नीचे ऊपर होते रहेंगे। एंड वही बात है कि SOPs पे फॉलो करते रहना है, बिकॉज ये जो वेरिएंट्स भी आते हैं ये उसी वक्त आते हैं जब लोग इन्फेक्ट हो रहे होते हैं। अगर हम इन्फेक्ट नहीं होंगे, अगर हमको वायरस लगेगा नहीं, तो ये सारे जो वेरिएंट्स और स्ट्रेन्स होंगे ये पैदा नहीं होंगे। सवाल ये पैदा होता है सर कि इसके बावजूद कि हम कोविड में अपनी माशी सरगर्मियों को बहाल तो कर चुके हैं, कोविड में नए आने वाले केसेस की तादाद कम हुई है, लेकिन कोविड से जाँ बहक होने वालों की अफराद की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही। जहां हम कुछ अर्सा पहले तक रोज़ाना 3000 या 2500 या 2900 केसेस पर डे की बात करते थे, अब वो तादाद 1000-1200 के लगभग होनी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद में एक कंसिस्टेंसी देखने में आ रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि याद रखें जो अमवात होती है कोविड के साथ वो थोड़ी सी देर से होती हैं। अगर किसी को कोविड आज लगता है तो अमवात उनकी यूजुअली 2 से 3 हफ्ते बाद ही होती हैं। तो केसेस जो कम होते हैं उसके तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद ही उनके अमवात में शरह में कमी आना शुरू होती है। इस वजह से आपको ये डिले नजर आ रहा है कि केसेस तो कम हो रहे हैं मगर अमवात में ज्यादा भी कमी नहीं आई है। प्रॉब्लली अगले 2 से 3 हफ्ते में फिर इसी की अक्कासी हम देखेंगे कि केसेस हमारे अमवात भी कम होना शुरू होंगे। अच्छा साथ में डॉक्टर साहब ये बताएगा कि बहुत सारे ममालिक में जहाँ से लॉकडाउन उठना शुरू हो गया है, जहाँ की मामलात ज़िंदगी की तरह से वापस आने लगी है, वहाँ पर एक बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पर जो कोविड की वैक्सीन है वो बड़ी तादाद में लोगों को लगना शुरू भी हो गई और बहुत तादाद में लोग कवर भी हो गए। जैसे हम इंडिया की मिसालें ले लें, उन्होंने तो लोकल सतह पे भी कोविड की वैक्सीन बना ली थी। हमारे यहाँ तो अभी यहाँ पर जो बुजुर्गों को भी वैक्सीन लगनी है उसका भी प्रोसेस अभी शुरू होने में, उसमें कोई 3-4 दिन को दरकार हैं। तो बाकी मतलब अब क्या समझते हैं कि जब ये वैक्सीन आ जाएगी तो क्या हम तब थोड़े बहुत सिक्योर हो जाएंगे, तब थोड़े बहुत प्रोटेक्ट हो जाएंगे? देखिए वैक्सीन इस बीमारी से बचने का एक एडिशनल तरीका है। याद रखें लोगों से दूर रहना, मास्क पहनना,
और वैक्सीन, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं और इसी को लेके ही इवेंचुअली बीमारी का ये अपना जोर तोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अगर आपने नहीं लगाई तो आप बाकी बकिया चीज़ें से आप माफ़ हो गए एक तरह से। तो वैक्सीन, मास्क, क्लोज से दूर रहना, ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं और तीनों साथ ही काम करेंगे तो फिर आपके रेट्स ये कम होना शुरू होंगे। और वैक्सीन जो है वो बहुत बड़े तादाद लोगों को लगने की ज़रूरत है। इसमें एटलीस्ट पाकिस्तान में तो बहुत टाइम लगेगा कि हमारी इतनी बड़ी डेफिनेटली कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जी वैक्सीन पे तो बड़ा टाइम लगेगा। जाते जाते सर ये सवाल पूछना चाहूँगा, ये नए स्ट्रेन की बात हो रही है, कितना डेडली हो सकता है ये स्ट्रेन, क्योंकि इसका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है। वो अलग बात है कि हम दावा ये कर रहे हैं और ख़बरों में बताया जा रहा है कि जी इसकी इंटेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं है। ये कब तय होता है कि जी वायरस का जो स्ट्रेन है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम? ये जो हम वेरिएंट्स या स्ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेन तो नहीं है, स्ट्रेन का मतलब वायरस बिल्कुल चेंज हो गया, ये वेरिएंट है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है और ये एक नहीं है, अब कई आना शुरू हो गए। जैसे आपने देखा एक साउथ अफ्रीकन है, एक साउथ अमेरिका के अंदर है, एक इंग्लैंड में है और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रांसमिशन बढ़ती है, यानी कि लोगों को लगने के चांस बढ़ जाते हैं और कुछ के अंदर अनबाक की शरह में इजाफा होता है, कुछ के अंदर ऐसा है कि वैक्सीन से काम नहीं करती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि हमारे पास कौन से वेरिएंट्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर तहकीक ज़्यादा होती नहीं है, ये बहुत कॉस्टली चीज़ है। थोड़े से जो हमने चेक किए थे उसमें ये यूके वाला स्ट्रेन तो मिला था हमको, मगर बकिया हमको मालूम ही नहीं कि हमारे पास क्या है। सर अल्लाह करे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर होते जाएं। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर फैसल महमूद साहब मौजूद थे। और क्योंकि जैसे अब हम स्ट्रेन की बात करें तो देखिए कि काफ़ी सारे वेरिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। यूके के तो पता चल चुका है कि यूके का स्ट्रेन जो कोविड का स्ट्रेन है वो पाकिस्तान में मौजूद है और साथ में कोविड की थर्ड वेव भी एक्सपेक्टेड है। ये कब आएगी नहीं पता, बट यस जैसे सेकेंड वेव ने हमें हिट किया था, थर्ड वेव भी हिट करेगी और क्या लीथल होगा, कैसा होगा ये नहीं पता। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना है क्योंकि शफात अब हम इतने बेहिस हो चुके हैं ना कि हम देख रहे थे अच्छा जी अमवात की तादाद कम होती जा रही, चलो भी ईजी हो जाओ, बल्कि अब देख रहे हैं उन लोगों को भी कोविड हो रहा है जिनको पिछले 1.5 साल में कोविड नहीं हुआ था। That's true. खैर जनाब, ये गुफ्तगू जारी है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है हमारे पास। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में, और आपको हम सीधा लेके जा रहे हैं पिशावर बरास्ता हॉलीवुड से पिशावर लेके जा रहे हैं। ये क्या बात हुई मेरा? करेक्ट से हॉलीवुड से पिशावर, कमाल ही बात होगी। शफात एक ऐसे खिलाड़ी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब जिसने हॉलीवुड में धूम मचा रखी है। पार्कोर के मशहूर खिलाड़ी और स्टंटमैन मशहूद आलम का ताल्लुक वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक से है। वो कभी पेशावर के इस्लामिया कॉलेज के बरामदे में तो कभी शहर की दीगर इमारतों पर हमने उनको अक्सर व बेश उनकी वीडियोज़ आती थी, छलांग लगा रहे होते थे, बड़ी महारत से रुकावटें अबूर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब वो चले गए हॉलीवुड, और हॉलीवुड जाके फास्ट, द क्योर और एडवेंचर ऑफ द अलादीन, यार क्या बात है, क्या बात है जनाब। और ये आप देख रहे हैं जनाब, इनके जो हम ये सीन दिखा रहे हैं, ये इस जवान ने, ये जो हमारे स्टंटमैन हैं, इन्होंने ये वहाँ पे खुद परफॉर्म किए हैं और ये फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में जनाब इन्होंने बड़े बड़े जो ऐसे लोग हैं उनके लिए बतौर स्टंट डबल भी परफॉर्म किया है, एज ए स्टंटमैन भी काम कर रहे हैं। और करक से उठ के आदमी हॉलीवुड पहुँच जाए, खुला तजाद नहीं। इसी हवाले से बात करने के लिए जनाब मशहूद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मशहूद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइएगा, इस्लामिया कॉलेज के लंबे लंबे कॉरिडोर्स, इस्लामिया कॉलेज की गुंबद वाली गोल गोल छतें, उनके ऊपर आप पार्कोर करते थे और वहाँ से आपने एक कैंच मारी और आप सीधा पहुँचे हॉलीवुड। क्या ये खुला तजाद नहीं? मुश्किलात तो थी, हाँ, हर किस्म की मुश्किलात थी, लेकिन ये स्पोर्ट्स जो है ये खुद ज़ाती ऐसा स्पोर्ट्स है कि ये तुम्हें इस तरह ट्रेन करता है कि तुम्हारे रास्ते में जो भी कोई ऑब्स्टिकल्स हो, तुम उसके ऊपर से जंप लगा के उस ऑब्स्टिकल को भूल ही जाते हो कि मेरे रास्ते में एक ऑब्स्टिकल था। अच्छा मशहूद, ये बताएगा कि हर एक की कोई इंस्पिरेशन तो ज़रूर होती है, मतलब आप जिस मकाम पे पहुंचते हैं तो कोई ना कोई आपके जहन में ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर होती है जिससे आप इंस्पायर्ड होते हैं। ये शौक आपको कैसे पैदा हुआ? कौन सा फिल्मी किरदार देखकर आपको हुआ कि मैंने इसी फील्ड में आना है? हाँ, एक तो जैकी चैन मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। उसकी मैंने मार्शल आर्ट्स की मूवीज़ देखी थी, तो मतलब उसी दिन से ही मुझे शौक़ पैदा हो गया था। और फिर ये पार्कोर की जो शौक़ आई थी, एक डॉक्यूमेंट्री चली थी जंप ब्रिटेन डिस्कवरी चैनल पे, तो वो जब मैंने देखी
उसके बाद मैंने यही सोचा कि ये स्पोर्ट्स तो मैं सीखूंगा जो भी, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई यहाँ पे कोई ट्रेनर था, ना कोई स्पोर्ट्स को जानता था, लेकिन मैंने यही इरादा किया था कि मैं ये सीखूंगा जो भी हो। इनक्रेडिबल। अच्छा, ये तो मतलब पार्कोर की बात बता दी कि आपको टीवी पे, आपने डिस्कवरी पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी, आपको शौक पैदा हो गया। वो टीवी पे तो क्रिकेट भी आ रही होती है 24 घंटे, टीवी पे हॉकी भी आ रही होती है, आधा पाकिस्तान सॉकर का दीवाना हुआ है, आप वो सारी गेमें छोड़ के पार्कोर में चले गए, तो प्रॉब्लम तो हुआ होगा ना इनिशियली? एक ये बात थी कि पार्कोर को तो यहाँ पे कोई जानता नहीं था, तो अक्सर खेल जो होते, अक्सर स्पोर्ट्स या कोई भी आर्ट हो, तुम्हारे साथ एक टीम होता है, तुम्हारे साथ दोस्त होते हैं, वो सब ट्रेनिंग करते, तो एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं था, ना किसी को इसका शौक़ था, बल्कि लोग डरते थे कि यार इसमें तो सिर्फ चोटें ही लगेंगी। तो सिर्फ मैं खुद ही अपने साथ ही सीख रहा था। उसमें ये मुश्किलात थी कि मुझे स्पॉट करने वाला कोई नहीं था, या मुझे मेरी हेल्प करे, या एटलीस्ट मुझे कंपनी दे के गपशप भी लगती है और ट्रेनिंग भी होती है। मैं सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेनिंग पे तवज्जो दिया करता था, और अक्सर मुझे चोट लग जाती थी और फिर मेरे साथ और कोई नहीं था कि मेरी हेल्प करे, मुझे मतलब या घर ले आए या कुछ। तो ये छोटी छोटी मुश्किलात थी इस तरह। व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी। और हम स्पेसिफिकली साथ में आपकी जो प्रैक्टिस, जो आप ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसकी वीडियोस पे अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे थे। कुछ दिनों पहले हमारे साथ यहाँ पर हज़ारा के कुछ लड़के भी मौजूद थे, वो भी पार्कों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन वो यही बात करते हैं कि कोई ट्रेन करने के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए उनके पास यहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं है। तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे ऐसे तमाम से लोगों को जो कि पार्कोर में इंटरेस्ट रखते हैं और जो स्पेसिफिकली स्टंट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, कि वो आगे जाके कोई एक्शन में भी कुछ काम करना चाहते हैं? एक तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रिस्क ना लें। मतलब अक्सर मैं जब सीख रहा था तो मैं बहुत जज्बाती हो जाता था, तो फिर मैं रिस्क लेके मुझे चोट लग जाती थी। फिर वो जब चोट भी लग जाती है, फिर उसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और उसके साथ ही बनने में डर आ जाता है। तो रिस्क की कोई ज़रूरत नहीं है, बस टाइम लगता है, स्लोली प्रोग्रेशन होता है, लेकिन सीख सकते हो अगर तुम उसे टाइम दो। थैंक यू वेरी मच एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप माशाल्लाह इतनी कामयाबी पे हैं। अल्लाह पाक आपको ऐसा कुछ चांस दे कि आप जो है ना फिल्म में लीड भी कर रहे हो, सिर्फ स्टंट ना कर रहे हो, लीड भी कर रहे हो। बट विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो ख़वातीन और हजरात, आप सोच रहे होंगे क्या ये है वो सरप्राइज जिसके लिए आपने ब्रेक से पहले वादा किया था कि आपके लिए सरप्राइज होगा? जवाब है नहीं, सरप्राइज आने वाला है अब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और अब जनाब बात करते हैं उस सरप्राइज़ की जो कि हमने आपके साथ गुज़िश्ता ब्रेक में कहा था कि जी हम आपको ये सरप्राइज़ सुनवाएंगे। तो जनाब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, कौन नहीं वाकिफ़ उनके नाम से, मौसीकी से किसी को शुगफ़ हो और उसने खान साहब का नाम ना सुना हो, वो उनका दिलदादा ना हो, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो जनाब खान साहब की आवाज़, खान साहब की ताल, खान साहब की लय, खान साहब ने गज़ल में, कव्वाली में जो जगह, जो मकाम बनाई, जो सिन्फ़ जात की जितनी जिद्दत उसको दी, मुमकिन नहीं था कि कोई शख्स उसकी जगह ले सकता या कम से कम उनका नक्शे कदम ही फॉलो कर लेता। जैसे फराज कहते हैं ना जी कि ढूंढता फिरता हूँ लोगों में शबाहत उसकी, वो के ख्वाबों में भी लगती है ख्यालों जैसी। तो फराज ने तो शायद किसी सिर्फ नाजुक के लिए कहा है, लेकिन हम ये शेर जो है ये खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की नज़र करते हैं, क्योंकि वो जिस मकाम तक ले गए कव्वाली को वहाँ पे कोई पहुँच नहीं सका। बिल्कुल शफात, और बाकी आने वालों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करके इतना एक बड़ा कमाल स्टैंडर्ड सेट करके आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं, नाम तो उनका जाहिद है, कमाल गाते हैं, और सबसे बेहतरीन की बात यह है कि इनकी आवाज़ में एक हैरत अंगेज़ तौर पर मुशाबहत है उस्ताद नुसरत अली ख़ान की आवाज़ जैसी। तो आज ये हमारे साथ हमारे शो में मेहमान होंगे, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि हम इनका गाया वो कुछ आपको सुनवा दें। पहले तो
जनाब आप आपने बिल्कुल- सुना क्या बात कि वो जगह भी जो है ना खान साहब वाली लगाते हैं Exactly. अगर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें तो आपको लगेगा कि वाकई उन जैसी आवाज़ है। तो हम इसी वाले से बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद नुसरत अली, क्योंकि मोहब्बत में नाम उन्होंने अपने साथ नुसरत अली साहब का ऐड कर लिया है। जाहिद, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। जाहिद, सबसे पहले तो हम तमाम से लोग जानते हैं कि उस्ताद नुसरत अली खान साहब का जो आर्ट है, जो जो उन्होंने गाया है, जिनकी गायकी है, जिनका लेवल है, कोई इसको मैच नहीं कर सकता, कोई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे टाइम में फिर हम आपको देखते हैं कि आपकी आवाज़ में एक बड़ी हैरत अंगेज तौर पे एक मुशाबहत आ रही है नुसरत खान साहब की। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं अगर कुछ गा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ खान साहब से मिल रही है? खान साहब की मौसीकी तो मुझे जब से मैंने होश संभाला है, मुझे बेहद शौक़ है उनके सुनने का। और प्रचार का, उनकी आवाज़ का प्रचार जो है वो तभी मुझे महसूस हुआ जब मैंने स्कूल टाइम में 1996 में गालबन खान साहब का एक लंदन प्रोग्राम, उसमें पंजाबी बड़ी मशहूर पंजाबी हैं, बिगड़ गई है थोड़े दिना तो सुन चरखे दी मीठी कूक, वो मैंने गाई तो टीचरों ने, दोस्तों ने, बाकी लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया और साथ इस बात को भी बताया, ज़्यादा दोहराया कि आपकी आवाज़ तो सेम टू सेम खान साहब नुसरत के साथ में। ये जो आपने ऐसी दी है तो फिर उनके अंदाज में आप कुछ गुनगुना कर भी दिखा दें। हाल तो यही है कि मैं भी शुरू से ही मैंने आगे बताया है कि शुरू से मैंने खान साहब को पसंद किया है और मैंने जो खान साहब की आइटम जो भी कलाम पेश किया वो लोगों ने भी बहुत पसंद किया और लोगों ने ही बताया मुझे कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो खान साहब को जैसी है। और यही मेरी मोहब्बत का राज है, क्योंकि जब से मैंने अपने होश संभाले मैं खान साहब नुसरत का ही फ़ैन हूँ और उनका मैं रूहानी शागिर्द हूँ। मैं जाहिद अली हूँ, उनका रूहानी शागिर्द हूँ। ये लोगों की मोहब्बत है के साथ उन्होंने जाहिद के साथ फ़तेह अली खान। अच्छा, तो ये लोगों ने नाम अटैच किया। चलिए जाहिद, क्योंकि इतनी आप मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि खान साहब को कुछ कलाम आप सुना दें हमें। वाह, बहुत बहुत उम्दा। जाहिद, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है। जिस तरह से जाहिद ने गाया है और जितना खूबसूरत गाया, मैं यकीन नहीं हो रहा कि ये खान साहब की आवाज़ है। दरमियान में शवाब वो बहुत सारी ऐसी जगह लेते थे कि एकदम से आप कहते थे कि ओ हो ये तो वाकई कहीं ना कहीं से मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप नुसरत साहब को सुन रहे हो। दैट वाज ब्यूटीफुल। और वक्त की किल्लत की वजह से हम इनसे मजीद जो है वो फरमाइश नहीं कर सकते, इसका मतलब सोच रहेगा। मुझे दिल चाह रहा है चरखे की मीठी मीठी कूक सुनो, क्योंकि वो तो बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन जिस इन्होंने जिक्र किया ना इसका कि बिगड़ गई है थोड़े दिना तो पी नहीं पाई है थोड़ी देर, ये भी अगर सुन लेते तो खैर बहुत ही मजा आ जाता। मेरे ख्याल में अगर हम जाहिद से सुन सके, क्या अगर हाँ। प्रोड्यूसर साहब अगर हमारे इनसे राब्ता हो सकता है, अगर हम इनको सुन सके तो क्या इनसे हम एक और गीत की फरमाइश भी कर सकते हैं? जो लोग सबसे ज्यादा इनसे फरमाइश करते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा फरमाइश करते हैं, जाहिद अगर मौजूद है हमारे साथ, जो लोग सबसे ज्यादा आपसे गीत फरमाइश करते हैं वो जरा गा के सुना दें। जाहिद, लोग सभी पसंद करते हैं, कोई मैं ऐसी आइटम नहीं खान साहब की बता सकता कि जो मुझे ना पसंद हो, जहाँ आवाम को पसंद ना हो। ठीक है जी, तो उनकी कवाली सुन लें या कोई गज़ल सुन लें, पंजाबी सुन लें तो ऐसा लगता है कि जैसे सुनते ही जाएं। ठीक है जी, तो मैं खान साहब की एक और पंजाबी आपकी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हमारे साथ मौजूद है। जनाब, पंजाब के इलाके जफरवाल से ताल्लुक रखने वाला ये टैलेंट दुनिया की नजरों से ओझल था, बिल्कुल, बट अमेजिंग सर, कमाल कर दिया। चले एटलीस्ट बाखबर सवेरा के प्लेटफॉर्म से आपकी जाहिद से मुलाकात होगी। और शफात कुछ जगहों पे मुझे लगता था कि खान साहब जीते रहे जी, शाद रहें, आबाद रहें। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 9:03 और 45 सेकंड पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.